यदि दोस्तों आपने wifi.com को पहले से विजिट किया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम काफ़ी सारे सेक्शन एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, मार्केटिंग, हर एक सेक्शन आपके लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए कैप्सूल, क्यूज, कॉन्सेप्ट टेस्ट, वीडियो सब कुछ एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए लेके आए हैं। यदि आपने अभी तक wifi.com विजिट नहीं किया है तो सिंपली आपको विजिट करना है। वेब पोर्टल में टाइप करना है आपको www.wifi.com। यदि आपको सिर्फ करंट अफेयर्स जानना है तो आप डायरेक्टली currentaffairs.wifi.com भी आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप wifi.com विजिट कीजिए एंड जिस भी सेक्शन की आपको स्टडी करनी है तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपको रिस्पेक्टिव सेक्शन के कैप्सूल, क्यूज, वीडियो टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे आपको। सबसे पहले अपन बात करते हैं यदि करंट अफेयर सेक्शन की, तो सिंपली करंट अफेयर्स के सेक्शन के अंदर करंटली हमने कैप्सूल, क्विज और वीडियो 3 सेक्शन आपके पास लेके आए हैं। कैप्सूल हम आपको आपके लिए डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे डालते हैं। क्विज भी हम डेली और वीकली बेसिस पे डालते हैं। वीडियो की बात करें तो वीडियो का अभी हमने रिसेंटली एक नया फॉर्मेट स्टार्ट किया है, जो कि लास्ट टाइम आपने काफ़ी उसको लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसी टाइप से ये वाला वीडियो भी आपको बहुत पसंद आता है तो आप डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि इससे संबंधित आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो और रेगुलर इस टाइप के वीडियोस चाहिए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे मार्च के तीसरे करंट अफेयर्स की। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि हमारा ऐप भी है, ये जितने भी सेक्शन है एप्टीट्यूड, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, आप एक सिंपल अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे वाईफाई स्टडी लिखिए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर आपको सारे आपको डेस्कटॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल के थ्रू सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो दोस्तों इसके अलावा साथ में हमारे काफ़ी सारे पॉजिटिव फीडबैक आए हैं। अभी हाल ही में हुए LIC AO के एग्ज़ाम में 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स की फीडबैक के थ्रू आए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के पॉजिटिव फीडबैक हैं, तो इसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टाइप से आप अपना फीडबैक देते रहिए, हम हमारे वीडियोस और कैप्सूल, क्यूज हर एक सेक्शन के अंदर हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन मार्च के कंप्लीट वीडियो की, करंट अफेयर्स वीडियो की। ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली हिंदी में होगा। इसके अलावा जो हम एक सेम वीडियो हम आपके लिए इंग्लिश के अंदर लेके आएंगे, जिसके अंदर टेक्स्ट और वॉइस दोनों इंग्लिश में होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन। चीन समुद्री न्यायिक केंद्र स्थापित करेगा। देखिएगा, लगातार चीन की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो काफ़ी दिनों से अपने समुद्री मसले को लेकर के उलझता रहा है अपने पड़ोसी देशों से। इस समस्या का समाधान करने हेतु वहाँ के उच्चतम न्यायालय ने एक विशेष घोषणा की है और उन्होंने समुद्री न्यायिक केंद्र की स्थापना की है। हम बताना चाहेंगे कि स्पेशल चीन की बात करें तो वो ज़्यादातर अपने जिन देशों के साथ मसलों से उलझता रहा है उनमें मुख्य देश हैं फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया व ताइवान। और इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने एक समुद्री न्यायिक केंद्र की स्थापना की है। यह ऐसा पहला न्यायालय होगा। हम बात करें चीन की तो चीन की राजधानी बीजिंग है। कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन की मुद्रा की बात करें तो युआन है और इसको रैन बिम्बी के नाम से भी पुकारा जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो ली केकियांग है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसा कौन सा देश है जो जिसकी बात करें तो ऐसा कौन सा देश है जो एक अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया चीन। खुशी के पैमाने पर चीन और पाक से पीछे भारत। यह हमारे देश के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि खुश राष्ट्रों की एक सूची तैयार की गई है और उस सूची में हम बात करें तो भारत इस साल अर्थात 2016 में एक पायदान नीचे खिसककर 118वें स्थान पर चला गया है। हम अगर 2015 की बात करें तो भारत का स्थान खुशी के मामले में 117वां था और वर्तमान में इसका स्थान 118वां है। और दूसरी बात, इस बार स्विट्जरलैंड को पछाड़ते हुए डेनमार्क ने सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और हम बात बताना चाहें तो ये SDSN द्वारा प्रकाशित
शद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर भारत का स्थान 118वां है। इस पार्ट में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, संयुक्त राष्ट्र की खुश राष्ट्रों की सूची में भारत किस स्थान पे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 है। हाशिम थाची बने कोसोवो के राष्ट्रपति। हाशिम थाची कोसोवो के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं और इनका चुनाव संसद सदस्यों के द्वारा किया गया था। इन्होंने अत्यफेत जगह का स्थान लिया है। संसद सदस्यों के द्वारा चयनित हुए हैं और पहले ये प्रधानमंत्री पद पर भी कार्य कर चुके हैं। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो सर्बिया से अपने अधिकार प्राप्त करने में उन्होंने प्रमुख रूप से मध्यस्थता की थी। और हम बात करना चाहें अगर कोसोवो की, तो कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना है, इसकी मुद्रा यूरो है और वर्तमान राष्ट्रपति जैसा कि आपको बताया गया हाशिम थाची है। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हाशिम थाची देश को किस देश का राष्ट्रपति चयनित किया गया है? तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तो आपका आंसर इजी से हो जाएगा और आप टिक लगा सकते हैं नंबर 2 पर, यानी कि कोसोवो। न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पर खुला दुनिया का सबसे महंगा ट्रेन स्टेशन। हम बात करें अगर ट्रेन स्टेशन की तो न्यूयॉर्क में ऐसा पहला ट्रेन स्टेशन है जो कि सबसे महंगा है और ये उस स्थान पर बनाया गया है जिस पर 9/11 को हमला हुआ था, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और इस स्टेशन को बनने में 12 साल का समय लगा है। इस केंद्र की बात करें तो यह केंद्र PATH यात्री रेल को न्यू जर्सी के साथ न्यूयॉर्क सबवे लाइनों से जोड़ता है। इसमें से अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करना चाहें गाइस, तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है दुनिया का सबसे महंगा ट्रेन स्टेशन किस शहर में खुला है? तो हमारा आंसर इजी वे से हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो हमारा करेक्ट आंसर नंबर 3। पहले समुद्री शिखर सम्मेलन में 57 देश भाग लेंगे। पहली बार आयोजित हो रहे समुद्री शिखर सम्मेलन में 57 देशों के भाग लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और यह अप्रैल 2016 में होगा और इसको होस्ट जो करेगा अर्थात इसकी अगुवाई भारत करेगा और मुंबई नामक स्थान पर यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो हमारा इंपोर्टेंट अगर क्वेश्चंस बनता है इसमें, पहले समुद्री शिखर सम्मेलन में कितने देश भाग लेंगे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 57। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। इसमें से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि जो पहला समुद्री शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन प्रथम बार कहाँ किया जा रहा है? तो हमारा आंसर होगा मुंबई, भारत में। भारत इंडोनेशिया संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति फॉर संपन्न। देखिएगा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य शक्तियों को लेकर के एक प्रशिक्षण किया जाता है जिसका नाम गरुड़ शक्ति दिया गया है। इसका आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के तौर पर बारी बारी से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति के रूप में किया जाता है। इस अभ्यास की बात बताएं तो ये अभ्यास दोनों देशों के पारस्परिक आधार पर आयोजित किया जाता है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी जकार्ता है, मुद्रा रुपया है और वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो जोको विडोडो है। अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में तो यह चौथा जो संस्करण है वो इंडोनेशिया के मैकलांग में 10 से 23 मार्च 2016 के बीच में किया गया। अगर हम लोग बात करें इसमें इम्पोर्टेंट बात की तो पहली बार 2012 में भारत में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा संस्करण का आयोजन 2013 में इंडोनेशिया में, तीसरे संस्करण का आयोजन वर्ष 2014 भारत में किया गया था। अगर इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट बात करें तो भारत और इंडोनेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से किया जाता है? तो ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कोई कंफ्यूज नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा गरुड़ शक्ति। तो आपका आंसर नंबर 3 करेक्ट है। भारत और अमेरिका ने की फुल ब्राइट क्लाम जलवायु फेलोशिप की शुरुआत। भारत और अमेरिका ने कुछ एक नई पहल जलवायु परिवर्तन को लेकर और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है और उसका नाम दिया गया है फुल ब्राइट क्लाम जलवायु फेलोशिप।
इस फेलोशिप को दोनों सरकारें मिलकर के चलाएंगी, अर्थात दोनों ही सरकार इस पर बराबर का कार्य करेंगी। इस कार्यक्रम को चलाने से सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि भारत के जो शोधकर्ता हैं, जो फेलोशिप जलवायु से संबंधित हैं, वो अमेरिकन संस्थानों में काम करने का उन्हें अवसर प्रदान मिलेगा। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इसकी मुद्रा डॉलर और राष्ट्रपति बराक ओबामा है। इस फेलोशिप का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इसके लिए पहली बार आवेदन पत्र मांगे गए हैं और इसके तहत 6 भारतीय पीएचडी छात्र व पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ताओं को 6 से 12 माह की अवधि के लिए अमेरिकी संस्थानों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ये है कि ये पहली बार जो है इसको कौन सी सरकारें चलाएंगी, तो भारत और अमेरिका दोनों मिलकर के इस को आगे बढ़ाएंगी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो भारत ने किस देश के साथ फुल ब्राइट क्लाम जलवायु फेलोशिप की शुरुआत की है, तो सिंपल सा हमारा आंसर निकलता है अमेरिका। सो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 3 अमेरिका। बायोस्फीयर रिजर्व पर चौथी वर्ल्ड कांग्रेस लीमा में, अभी हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व पर चौथी वर्ल्ड कांग्रेस पेरू की राजधानी लीमा में हुई। यह बैठक 17 मार्च तक चली था। इसमें सतत विकास के विभिन्न लक्ष्यों पर चर्चा की गई। अगर बात करें हम पेरू की, तो इसकी राजधानी लीमा, इसकी मुद्रा न्यू वो सोल है, राष्ट्रपति ओलंटा हुमाला, प्रधानमंत्री पेड्रो कैट्रियानो है। और विश्व बायोस्फीयर रिजर्व व कांग्रेस कहाँ शुरू हुई, यह हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिपोर्ट पढ़ने के बाद हमारा आंसर सिंपल सा हो जाएगा और हमें जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी। हमारा आंसर नंबर 2 है लीमा में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लीमा, यानी कि नंबर 2। अली मोहम्मद सिंह जंजीबार बने जंजीबार के राष्ट्रपति। जंजीबार चुनाव आयोग, शॉर्टकट में हम लोग इसे कहते हैं ZEC, कि चामाचा मैपिंदुजी अर्थात CCM पार्टी के अली मोहम्मद शीन को जंजीबार का राष्ट्रपति घोषित किया गया है। उन्होंने 91.4% वोटों से जीत हासिल की। 20 मार्च 2016 को ये चुनाव आयोजित किए गए थे। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2015 में हुए चुनाव को ZEC ने रद्द कर दिए थे, या यूं कहीं उनका निलंबन कर दिया गया था। इसकी जो कई बार क्वेश्चन इस तरह के भी पुटअप किए जा सकते हैं। और हम बात करें तो जंजीबार की राजधानी की, तो जंजीबार सिटी है और उसकी मुद्रा शिलिंग है। और इस रिपोर्ट में से हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन जंजीबार के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है या किनको नियुक्ति दी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी रिपोर्ट के आधार पर सीधा सा आंसर निकल रहा है अली मोहम्मद सिंह। तो अली मोहम्मद सिंह हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसलिए हम टिक लगाएंगे नंबर 1 पर। जेटली ने चेन्नई में किया मेक इन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सिडनी में मेक इन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों से भारत के विकास खाता का हिस्सा बनाने का उनसे आह्वान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा की बात करें तो डॉलर है। प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल है। मेक इन इंडिया सम्मेलन हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया था, इस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सो हमारे करेक्ट आंसर की बात करें हम लोग, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद राष्ट्रीय खबरों पर। तो आज की हमारी राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो पंजाब में सेना की वर्दी बिक्री पर लगी रोक। अभी हाल ही में पठानकोट और गुरदासपुरा पर आतंकी हमले हुए थे और आतंकवादियों ने सेना की वर्दी पहनी हुई थी। इस वजह से उन्हें पहचानने में काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही थी। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि पंजाब में, पूरे पंजाब राज्य में किसी तरह का कोई भी व्यक्ति को सेना की वर्दी नहीं बेची जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सेना की वर्दी खरीदना चाहता है तो उसे अपनी एक पहचान पत्र, स्वप्रमाणित प्रति, साथ ही अपना मोबाइल नंबर उस दुकानदार को देना होगा। और दुकानदार की भी ये ड्यूटी होगी कि वह पूरा ब्यौरा रखे, ताकि किसी तरह की कोई भी घटनाएं ना हो और हम इस तरह की घटनाओं को होने से बचा सके।
इसका आदेश 21 अप्रैल 2016 से प्रभावी रहेंगे। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समुच्चय राज्य में सेना की वृद्धि बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 नंबर, अर्थात हमारा आंसर होगा पंजाब। भारत की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी ऑन साइट सुरक्षा प्रणाली स्थापित। हरियाणा की एक पायलट परियोजना के तहत अद्भुत पहल करते हुए भारत की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है। इसको हम ऑन साइट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये सुरक्षा प्रणाली टेरा टेककॉम प्राइवेट लिमिटेड ने शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स GmbH जर्मनी के साथ मिलकर स्थापित की है। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली भूकंप चेतावनी प्रणाली स्थापित की है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर 4, अर्थात हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। आसियान प्लस बहुराष्ट्रीय फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास एक्सपोर्ट्स 18 पुणे में संपन्न। आसियान प्लस देशों का राष्ट्रीय फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX के नाम से जिसे जाना जाता है, एक्सरसाइज फोर्स 18 पुणे में हुआ। यह भारत की धरती पर जमीनी सेना का सबसे बड़ा अभ्यास है। तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि सबसे बड़ा जो भारत की धरती पर जमीनी सेना का अभ्यास है वो कौन सा है? तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, FTX अर्थात एक्सपोर्ट्स 18 जो भी पुणे में संपन्न हुआ है, और यह 2 से 8 मार्च 2016 तक चला। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी अगर बात है तो हम जानना चाहते हैं इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन तथा पीस कीपिंग ऑपरेशनल। अगर हम लोग बात करें इसका सबसे अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावनाएं है वो है, सैन्य अभ्यास फोर्स 18 किस स्थान पर शुरू हुआ? तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर तो पुणे में। सूरत देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, वाराणसी फिसड्डी। गुजरात की सूरत और राजकोट देश के 2 सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन के रूप में आए हैं। एक सर्वे जो किया गया था उसके अकॉर्डिंग, और टॉप 10 की सूची में गुजरात का वडोदरा स्टेशन ही 8वें नंबर पर रहा। और अगर हम बात करें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की, तो सफाई के मामले में फिसड्डी साबित हुआ है, जबकि मुगल सराय को सबसे गंदा स्टेशन बताया गया है। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन किस शहर का है? तो हम लोग बात करें तो हमारा आंसर हम लोग क्लिक करेंगे सूरत। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा 1। चेन्नई में बना भारत का पहला स्मार्ट टॉयलेट। चेन्नई भारत का पहला सेल्फ क्लीनिंग स्मार्ट टॉयलेट इंस्टॉल किया गया है। चेन्नई में 183 स्मार्ट टॉयलेट्स इंस्टॉल किए गए हैं। भारत का ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है, और शहर के 183 शौचालय में से 40 महिलाओं के लिए है। हमारा क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला सेल्फ क्लीनिंग स्मार्ट टॉयलेट किस शहर में इंस्टॉल किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। सेतु भारतम परियोजना को प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। सेतु भारतम परियोजना का अगले 4 साल अर्थात 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री कर दिया जाएगा, यह इसका लक्ष्य है। और यह परियोजना 50,800 करोड़ रुपए की है। हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विकास के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर 2 सेतु भारतम। और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत किसने की, अर्थात इसको हरी झंडी किसने दिखाई या उद्घाटन किसने किया? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर कई बार ये पूछा जाता है कि ये योजना कितने साल की है, तो यानी कि पूरा करने का कितना समय दिया गया है, तो 4 साल तक अर्थात 2019 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक सवाल एक और उठता है कि इस परियोजना में कितना, कहने का मतलब बजट क्या रखा गया है? तो
तो इसका जो बजट है वो है 50,800 करोड़ रुपए। और इसकी अगर मुख्य जो थीम है अर्थात इसका क्या लक्ष्य, स्पेशल लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य है सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री कर दिया जाना। केरल में हुई एयर एम्बुलेंस की शुरुआत। केरल के मुख्यमंत्री ओमेन चांडी ने राज्य में पहली बार एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है, किंतु इतनी इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि इसका उद्घाटन या इस जो एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है वो स्पेशल अंग प्रत्यारोपण के लिए किया जाएगा, अर्थात सिर्फ ट्रांसप्लांट के लिए इसको स्पेशल काम में लिया जाएगा। इस 6 सीटों वाले बिल्कुल नए एयरक्राफ्ट को राज्य सरकार का स्वामित्व वाली राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी ने खरीदा है। यह एकेडमी कमर्शियल पायलट को ट्रेनिंग भी प्रदान कराती है। और अगर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस लॉन्च की है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा केरल। ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन गोवा में होगा। दुनिया के 5 देशों के प्रभावशाली समूह है। ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन इस साल अक्टूबर में गोवा में होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसकी घोषणा की है। इस समय ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भारत के पास है, जो 31 दिसंबर तक रहेगी, अर्थात 2016 के अंत तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। अप्रैल में इसकी मेजबानी वित्तीय राजधानी मुंबई करेगा, जो कि 14 से 16 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2008 में हुई और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय शहर 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2016 की मेजबानी करेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गोवा, यानी कि नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला गोवा में शुरू। हम लोग अगर बात करें तो CII की तरफ के सहयोग से गोवा में एक राष्ट्रीय स्तर के आरोग्य मेले की शुरुआत पणजी के निकट बैम्बोलिन में गोवा विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुई। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आरोग्य मेला 2016 का आयोजन कौन सा शहर कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गोवा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। देखिएगा अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये उस कंडीशंस में किया जाता है जब राज्यों का प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो। तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत होता है, और हम बात करें तो 352 जो होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और 360 जो होता है वो हमारा वित्तीय आपातकाल के तहत होता है। तो वर्तमान में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 27 मार्च 2016 को अनुच्छेद 356 के तहत साक्षर किए जाने के बाद उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और राज्यपाल कृष्णकांत पॉल है। फॉर्च्यून मैगजीन ने दुनिया भर के 50 महान नेताओं की सूची जारी की, और इसमें दुनिया भर के इस महान 50 नेताओं की सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्थान मिल पाया है। इस सूची में अमेजॉन के जेफ बेजोस शीर्ष स्थान पर कायम रहे हैं। तो हम बात करें अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो निम्न में से कौन फॉर्च्यून 50 नेताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय नेता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अरविंद केजरीवाल, अर्थात नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। गोवा के कुइतोल में डिफेंस एक्सपो शुरू। गोवा के कुइतोल में रक्षा मंत्रालय के डिफेंस एक्सपो के आधिकारिक शुरुआत हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस एक्सपो के 9वें संस्करण को इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया है। तो हम लोग बात करें अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो हमारा क्वेश्चन है इसमें 9वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन कौन सा शहर कर रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। हरियाणा में सलामती कार्यक्रम का आरंभ। हरियाणा सरकार की तरफ से एक अहम मुद्दे को उठाया गया है और एक अहम कदम उठाते हुए परिवार नियोजन के लिए प्रभावी माने जाने वाले कार्बन निरोधक इंजेक्शन को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मुहैया कराने के लिए सलामती कार्यक्रम की शुरुआत की है।
ऐसा कार्यक्रम शुरू करने वाले हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हम बात करें तो गुजरात, राजधानी अगर हम लोग बात करें हरियाणा की तो चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री फिलहाल बात करें तो मनोहर लाल खट्टर है, और राज्यपाल की बात करें तो कप्तान सिंह सोलंकी यहाँ के राज्यपाल हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है हमारा, किस राज्य ने सलामती परियोजना की शुरुआत की है? तो हमारा करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा हरियाणा। और स्पेशल बात यह है कि ये सलामती कार्यक्रम किस पर्पज से शुरू किया गया है? तो आपके लिए सलामती कार्यक्रम है परिवार नियोजन के लिए प्रभावी माने जाने वाले गर्भ निरोधक इंजेक्शन को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मुहैया कराने के लिए। अब हम लोग राष्ट्रीय समाचारों के बाद चलते हैं व्यापार और बैंकिंग की बात पर चलते हैं। तो हम लोग व्यापार और बैंकिंग की बात करें तो ब्रिक्स बैंक से भारत को मिलेगा पहला कर्ज, सोलर प्रोजेक्ट के लिए $2 अरब की मदद। अभी फिलहाल हम लोग बात करें तो ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष केवी कामथ ने घोषणा की है कि भारत को पहला कर्ज ग्रीन सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाएगा। ब्रिक्स राष्ट्र के संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष केवी कामथ हैं। और अगर हम लोग बात करें इसके सदस्य राष्ट्र, तो सदस्य राष्ट्र हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक अपना पहला ऋण किस देश को देने जा रहा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, अर्थात 2 नंबर का इंडिया हमारा करेक्ट आंसर होगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी पुटअप कर लिए जाते हैं कि इस संगठन की स्थापना कब की गई? तो इस संगठन की स्थापना 2015 में की गई। अमेजन बना भारत का सबसे विश्वसनीय ऑनलाइन ब्रांड सर्वे। एक विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी Amazon.com की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में सर्वे के अनुसार टॉप नंबर पे, अर्थात सबसे विश्वसनीय बात करें तो भारत का सबसे विश्वसनीय ऑनलाइन ब्रांड बन चुका है। और स्नैपडील और फ्लिपकार्ट ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। SBI को म्यांमार में कारोबार के लिए मिला लाइसेंस। अगर हम लोग बात करें तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो म्यांमार में कारोबार करने का इन्हें लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो उन चार नए विदेशी बैंकों में शामिल है जिन्हें म्यांमार में 100% स्वामित्व वाली शाखा खोलने की शुरुआती अनुमति दे दी गई है। म्यांमार ने विदेशी निवेशक आकर्षित करने के लिए कदम उठाया है। तो म्यांमार ने किस भारतीय बैंक को परिचालन की अनुमति दे दी है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा SBI, अर्थात भारतीय स्टेट बैंक हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम लोग बात करें तो कितना प्रतिशत, तो कहने का मतलब 100% स्वामित्व वाली शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। मुंबई अप्रैल में ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाने जाने वाला शहर अर्थात मुंबई इस वर्ष अप्रैल में ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्रालय व महाराष्ट्र सरकार की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यह कार्यक्रम 14 से 16 अप्रैल को आयोजित होगा। अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसका 7वां सम्मेलन रूस के उफा में हुआ था। 8वां सम्मेलन इस साल गोवा में होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वर्ष अप्रैल में ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर 1, अर्थात मुंबई फिलहाल अप्रैल में होने वाले इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। कोची, कोयम्बटूर और भुवनेश्वर को स्मार्ट बनाएगा जर्मनी। इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशन में जर्मनी भी पार्टनर बनने जा रहा है और जर्मनी पर 20 में से 3 शहरों को स्मार्ट बनाने का जिम्मा सौंपा गया है और ये 3 शहर हैं कोची, कोयम्बटूर और भुवनेश्वर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो और चांसलर एंजेला मार्केल है। अगर हम बात करें कि हमारे इस क्वेश्चंस की कि कौन सा देश भुवनेश्वर, कोची और कोयम्बटूर को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, अर्थात नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयापुर के बाद नागेपुर गांव को लेंगे गोद।
और ये गोद लेंगे वो होगी हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वो इस काम को गोद लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक और गांव नागेपुर को उसके विकास हेतु गोद लिया है। 2014 में उन्होंने जयापुर नामक गांव को गोद लिया था। ये जो स्कीम है अर्थात जिसके तहत ये गोद ले रहे हैं वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण विकास। संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिया गया दूसरा गांव कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नागेपुर। अर्थात हम लोग करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है नंबर 2 नागेपुर। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने की क्लीन माई कोच योजना की शुरुआत। देखिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्लीन माई कोच की शुरुआत की गई है। पैसेंजर्स को ट्रेन बोगी और सीट नंबर लिख करके 588888 पर SMS करना होगा। 2016 में से 24 और डिवीजनों में शुरू किया जाना है। इसमें लखनऊ की 18 है, वाराणसी की 6 और इज्जत नगर की 6 ट्रेन शामिल है। गंदा कोच साफ करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू योजना कौन सी है? अर्थात कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्लीन माई कोच। तो आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर 2 क्लीन माई कोच इज द करेक्ट आंसर। उजाला में राष्ट्रीय LED बल्ब योजना को नया रूप मिला। विद्युत कोयला तथा नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पीयूष गोयल ने LED आधारित घरेलू क्षय क्षमता लाइटनिंग कार्यक्रम DELP को उजाला नाम दिया है। उजाला ऊर्जा क्षय क्षमता सेवा लिमिटेड EESL द्वारा लागू किए जा रहे सभी के लिए रियायती LED से उन्नत ज्योति कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है। LED आधारित घरेलू क्षय क्षमता लाइटिंग कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उजाला। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर 4। भारतीय डाक विभाग ने डेलोइट को पेमेंट्स बैंक का सलाहकार नियुक्त किया। हाल ही में 2016 के दूसरे सप्ताह में डेलोइट को पेमेंट्स बैंक में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। मार्च 2016 में उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। इस मामले में दोनों के बीच 14 मार्च 2016 को समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। अगर हम बात करें भारतीय डाक की स्थापना की तो भारतीय डाक की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी और उनके महानिदेशक कावेरी बनर्जी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय डाक विभाग ने पेमेंट्स बैंक में सलाह के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें न्यूज पढ़ने के बाद आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारा देखिएगा लिखा हुआ है न्यूज में कि किसे नियुक्त किया गया, अर्थात हमारे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डेलोइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ नंबर 3। भारत लंदन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना। हाल ही की अगर बात करें तो निवेशकों की बात करें तो भारत लंदन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक का देश बन चुका है। लंदन की आधारित विज्ञापन कंपनी लंदन एंड पार्टनर्स ने ये घोषणा की है कि भारत लंदन में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। कंपनी के अनुसार वर्ष 2005 से अब तक लंदन में भारतीय कंपनियों की संख्या में 117% की वृद्धि हुई है। बीमा क्षेत्र में 49% FDI अब साउथ है मंजूरी के जरिए। देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI नियमों को और सरल बना दिया है। विदेशी कंपनियों को बिना पूर्व मंजूरी के ही 49% हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बिना पूर्व मंजूरी के ही कितने प्रतिशत हिस्सेदारी करने की अनुमति दी गई है? तो अब हमारा करेक्ट आंसर होगा 49%। विश्व बैंक ने जॉर्डन व राजस्थान को ऋण मंजूर किया। विश्व बैंक ने जॉर्डन को रोजगार सृजन के लिए $100 मिलियन का लगभग ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है। विश्व बैंक ने राजस्थान के लिए भी 250 मिलियन के विकास नीति ऋण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और अध्यक्ष जिम योंग किम है। तो किस देश को हाल ही में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विश्व बैंक से $100 मिलियन का ऋण मिला है?
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्डन, अर्थात हमारा करेक्ट आंसर है नंबर 3। आपसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि विकास नीति ऋण को मंजूरी दे दी गई है राजस्थान के लिए, तो कितनी राशि है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 250 मिलियन। एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई व सार्वजनिक बैंकों से आगे। नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र का एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आगे निकल गया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1990 में की गई थी। प्रारंभ में ये यूटीआई बैंक के रूप में जाना जाता था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके एमडी और सीईओ शिखा शर्मा है। कौन सा बैंक कॉर्पोरेट लोन प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में आईसीआईसीआई व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आगे निकल गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 अर्थात एक्सिस बैंक। यूरोपीय संघ ने फिलिस्तीनियों की मदद हेतु 252 मिलियन यूरो जारी की। फिलिस्तीन में शिक्षा व स्वास्थ्य तथा मध्य पूर्व के शरणार्थियों हेतु यूरोपीय संघ ने 252 मिलियन यूरो की मदद की घोषणा की है। 2016 मदद पैकेज का पहला भाग है जो फिलिस्तीन को अधिक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में तैयार करेगा। हम क्वेश्चंस की बात करें तो यूरोपीय संघ ने फिलिस्तीन की मदद हेतु कितनी राशि जारी की है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 252 मिलियन यूरो। तो हमारा करेक्ट आंसर नंबर हो जाएगा 4 अर्थात 252 मिलियन यूरो। इसमें से क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि फिलिस्तीन की सहायता के लिए किस उद्देश्य को लेकर के सहायता की गई? तो शिक्षा व स्वास्थ्य तथा मध्य पूर्व के शरणार्थियों हेतु। महिला उद्यमियों के लिए ई हार्ट पोर्टल की शुरुआत। महिलाओं के लिए खास तौर पर मार्केटिंग अर्थात विपणन हेतु महिला ई होट नामक ऑनलाइन मंच की शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इसकी शुरुआत की। इस अनोखे काम के लिए महिला दिवस की पूर्व संध्या का मौका चुना गया जो कि सर्वश्रेष्ठ मौका था। खरीदारों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए महिला उद्यमियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया मंच कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ई होट। एक ऐसा माध्यम दिया गया ताकि वे अपने उत्पादों को बेचने में उन्हें आसानी महसूस रहेगी। यस बैंक ने बेंगलुरु में महिला संचालित शाखा खोली। निजी बैंक यस बैंक ने यहां कन्नीकंगम रोड पर केवल महिलाओं द्वारा संचालित बैंक की शाखा यस ग्रेस खोली है। नई शाखा में फिलहाल 8 कर्मचारी हैं और उनकी संख्या बढ़ाकर 12 करने की घोषणा की गई है। यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान सीईओ राणा कपूर हैं। किस बैंक ने बेंगलुरु में केवल महिलाओं द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो न्यूज पढ़ने के बाद हमें करेक्ट आंसर का पता लग जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर होगा यस बैंक अर्थात नंबर 1। IMF भारत में बनाएगा डाटा शेयरिंग केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एशिया में अपना पहला डाटा शेयरिंग सेंटर भारत में स्थापित करेगा और इस समझौते पर IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिन लेगार्ड व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्ताक्षर करेंगे। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टिन लेगार्ड है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे IMF के नाम से भी जाना जाता है, अपने पहले एशियाई डाटा शेयरिंग केंद्र की स्थापना कहाँ करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल करके आएगा इस न्यूज को पढ़ने के बाद में। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 3 अर्थात भारत। बांग्लादेश को $2 अरब का क्रेडिट देगा भारत। अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मदद, भारत के द्वारा इस तरह की सबसे बड़ी आर्थिक मदद दी जा रही है बांग्लादेश को और जो होगी $2 अरब की ऋण। इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि ऋण सहायता का उपयोग सामाजिक क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। तो किस देश को सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं को लागू करने के लिए भारत से $2 अरब का क्रेडिट मिला है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर 1 अर्थात बांग्लादेश को $2 अरब का क्रेडिट मिला है भारत की तरफ से। गुजरात निवेश क्षमता में शीर्ष पर। अगर निवेश क्षमता की बात की जाए तो
21 राज्यों में सबसे शीर्ष स्थान पर गुजरात रहा है। और इसके बाद अगर किसी का स्थान आता है तो वो है दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री आनंदी पटेल, राज्यपाल ओपी कोहली हैं। कौन सा राज्य निवेश क्षमता वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, ये है हमारा इसमें से सवाल। तो हमारा आंसर जब निकल करके आता है तो न्यूज पढ़ने के बाद हमें पता लगता है कि अगर इस क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट देना है तो इस न्यूज को पढ़ने के बाद हमें आसानी होगी। हमारा उत्तर है गुजरात। 2016 में 7.9% रह सकती है भारत की वृद्धि दर। क्रिसिल, घरेलू रेटिंग एजेंसी जिसे क्रिसिल के नाम से जाना जाता है, उसके एक सर्वे के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 7.9% रह सकती है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मानसून सामान्य हो और सरकार अब तक घोषित सुधार उपायों का क्रियान्वित कर सके। इसकी स्थापना 1987 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ आशु सुयस है। तो क्रिसिल के मुताबिक 2016-17 में भारत की जीडीपी विकास दर क्या होगी, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा 7.9% आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इसमें से कि कौन सी यानी कि किस एजेंसी का ऐसा मानना है या किसके सर्वे के अकॉर्डिंग ये वित्त वर्ष में हमारी 7.9% रह सकती है, तो इसका आंसर होगा क्रिसिल। दूसरा क्वेश्चन से भी बनता है कि क्रिसिल स्टैंड्स फॉर, अर्थात क्रिसिल का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है घरेलू रेटिंग एजेंसी। भारत और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मध्य समझौता 10 मार्च 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नई दिल्ली में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए भारत IMF के मध्य हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सदस्यों की क्षमता विकास आवश्यकता को पूरा करना है। हम लोग अगर इसकी स्थापना की बात करें तो शार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय काठमांडू में है। महासचिव अर्जुन बहादुर थापा है। सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा क्षेत्रीय सहयोग केंद्र किस भारतीय शहर में बनाया जाएगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा जहां नई दिल्ली के अंदर। तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर क्या है, नई दिल्ली। इंडियन ओवरसीज बैंक इंडियन गोल्ड कॉइन बेचने वाला पहला बैंक बना। इंडियन ओवरसीज बैंक भारतीय स्वर्ण सिक्के बेचने वाला पहला बैंक बन गया है, अर्थात इनकी श्रेणी में पहले नंबर पर शुमार हो गया है। इसके लिए बैंक ने भारतीय धातु व खनिज व्यापार निगम के साथ अनुबंध किया है, अर्थात MMTC के साथ अनुबंध कर लिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1937 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी टैग लाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। CEO R कोटीश्वरन है। भारतीय स्वर्ण सिक्के बेचने वाली पहली बैंक कौन सी बनी है, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में इसका सवाल इजी वे से आ गया होगा, अर्थात इंडियन ओवरसीज बैंक ऐसा पहला बैंक बन चुका है जिसने स्वर्ण सिक्के बेचना प्रारंभ किया है। अब हम लोग आगे के पॉइंट पर बढ़ते हैं और देखते हैं नियुक्तियां किस माह किस किस की मुख्य पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। रोजर फ्रेजल IAAF एथलीट आयोग के अध्यक्ष निर्वाचित। स्लोवेनिया हाई जंपर रोजर फ्रेजल 27 फरवरी 2016 को मोनाको में एथलीट महासंघ के अंतरराष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष चुने गए। IAAF की स्थापना 1912 में की गई थी। इसका मुख्यालय मोनाको में है और राष्ट्रपति की बात करें अगर हम लोग यहाँ के तो सेबेस्टियन कोए हैं, अध्यक्ष रोजर फ्रेजल हैं। नेपोलियन को बनाया गया अंतरराष्ट्रीय हॉकी एम्पायर। भारतीय हॉकी एम्पायर नेपोलियन सिंह को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अंतरराष्ट्रीय एम्पायर बनाया है। इस बात की घोषणा हॉकी इंडिया HI ने की और इनका चयन अभी हाल ही में हुए थे हॉकी टूर्नामेंट में उनके उत्कृष्ट योगदान को और उनके कुशल क्षमता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अंतरराष्ट्रीय एम्पायर बनाया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
नेपोलियन सिंह, अर्थात नंबर 3 हमारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है। न्यायमूर्ति एच एल दत्तू अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति ब्यूरो के सदस्य के रूप में नियुक्त है। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख न्यायमूर्ति एच एल दत्तू को मार्च 2016 में अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति ब्यूरो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था की, तो ये जेनेवा में इसका मुख्य कार्यालय है। निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा क्वेश्चन निकाल करके आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा न्यायमूर्ति एच एल दत्तू। अगर हम लोग इसमें सर्च करें तो हमारे क्वेश्चन नंबर की बात करें तो हमारा आंसर इसमें निकल करके आ जाएगा नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं पुरस्कारों की तरफ। तो पुरस्कार में बात करते हैं। पहले पुरस्कार में ऑस्कर 2016 लियोनार्डो डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, स्पॉटलाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म। हम लोग सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो स्पॉटलाइट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से नवाजा किया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब लियोनार्डो डिकैप्रियो फिल्म द रेवेनेंट में अभिनय के लिए दिया गया है। अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो इसका खिताब ब्राई लॉर्सन को मूवी रूम में अभिनय के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की बात करें तो द रेवेनेंट के निर्देशन के लिए एलेजेंड्रो जी इनारितु को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो आसिफ कबाड़िया व जेम्स के एमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म की बात करें तो इसका खिताब जाता है बेंजामिन क्लियरी व सेरेना आर्मिटेग स्टटरर। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की बात करें तो सन ऑफ सोल हंगरी। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में की गई थी अमेरिका में। फिलहाल हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकेडमी अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकेडमी अवार्ड की बात करें तो उसका अवार्ड जीतने में कामयाब रही है इस बार की जो फिल्म है, और वो है स्पॉटलाइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। भगवती लाल व्यास को मिलेगा 25वां बिहारी पुरस्कार। अगर हम लोग भगवती लाल व्यास की बात करें तो इन्हें 2015 का 25वां बिहारी पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और डॉक्टर भगवती लाल व्यास जाने माने साहित्यकार हैं। इनका जन्म 10 जुलाई 1941 को हुआ था। और अगर इनके बात करें तो इनकी प्रकाशित कृतियां हैं सूरज लीलती, घाटियां, शताब्दी, नीर उत्तर, फुटपाथ पर चिड़िया नाचती हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें कि तो यह पुरस्कार उनको किसके लिए दिया गया है, तो यह पुरस्कार उनको 2010 में प्रकाशित उनके राजस्थानी काव्य संग्रह कठ्यासु आवह शब्द के लिए दिया जाएगा। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। बिहारी पुरस्कार 2015 किसे प्रदान किया जाएगा? तो न्यूज पढ़ने के बाद हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है भगवती लाल व्यास। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। अभिनेता मनोज कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देश प्रेम की भावना से भरी फिल्में बनाने वाले बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता, निर्माता और निर्देशक मनोज कुमार को 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सिनेमा के लिए दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो उन्हें वर्ष 2015 के लिए दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसकी पहली विजेता देविका रानी है। अगर हम बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के रूप में स्वर्ण कमल, एक स्वर्ण व 10 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। तो आज का हमारा सवाल है, वर्ष 2015 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस न्यूज में से ये सवाल निकल करके आया है और इस न्यूज के सवाल का हमारा जवाब होगा मनोज कुमार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीतने में कामयाब रही है कंगना रनौत, जिनको तन्नू वेड्स मन्नू के लिए ये सम्मान मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्म पीकू के लिए दिया गया है। हम इस बता देना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन को इससे पहले उनके अभिनय फिल्म अग्निपथ, ब्लैक व पा के लिए भी वो ये सम्मान पा चुके हैं।
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है एस राजमौली की बाहुबली ने, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे हैं संजय लीला बंसाली फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए, एवं सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म बजरंगी भाईजान को दी गया है। अगर सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली राज्य की बात करें तो यह सम्मान गुजरात को दिया गया है। किस अभिनेत्री को 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कंगना रानावत। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा नंबर 2 कंगना रानावत। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो कि कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा तन्नू वेड्स मन्नू। गिनीज बुक में दर्ज हुआ गायिका पी सुशीला का नाम। ये बड़े गौरव की बात है कि गिनीज बुक के अंदर पी सुशीला का नाम दर्ज हो गया है। एक जानी मानी हस्ती के रूप में है, जानी मानी गायिका पी सुशीला उर्फ अम्बा के नाम से उनका नाम लिखा गया है। 80 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, और सुशीला ने 17,716 ड्यूट और कोरस वाले गाने गाए हैं, जिसकी वजह से उनका नाम इस बुक में दर्ज हुआ है। अब हम चलते हैं खेल पर। खेल कूदों की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग पटना पायरेट्स ने यू मुंबा को हराकर जीता खिताब। अगर हम लोग बात करें तो पटना पायरेट्स ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन बरकरार रखते हुए फाइनल में यू मुंबा को 31-28 से हराकर स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी का खिताब जीतकर पहली बार इस लीग का खिताब अपने नाम करने में कामयाब हो गई है। हम बात करें तो प्रो कबड्डी लीग की स्थापना 2014 में की गई। इसके निदेशक चारू शर्मा हैं और प्रायोजक व पार्टनर स्टार स्पोर्ट्स हैं। यू मुंबा के ऋषांक देवादिंगा को इस सत्र का सबसे सफल राइडर घोषित किया गया है। और हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी 2016 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पटना पायरेट्स। तो हमारा जो सवाल का आंसर निकल करके आ रहा है वो सवाल का आंसर निकल करके सिंपल वे में हो जाएगा, पटना पायरेट्स हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को हराकर एशिया कप जीता। बांग्लादेश के मीरपुर में खेले गए एशिया कप फाइनल में भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश को हराकर 8 विकेट से हराकर ये एशिया कप अपने नाम कर लिया है। भारत एशिया कप का 6ठी बार विजेता बना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एशिया कप पहली बार T20 फॉर्मेट में हुआ है। इसकी स्थापना, अगर हम लोग एशिया कप की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और हम बात करें मैन ऑफ द मैच की तो शिखर धवन को घोषित किया गया था फाइनल मैच में। और मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो शब्बीर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया था। एशिया कप क्रिकेट 2016 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा भारत, अर्थात हमारा आंसर होगा नंबर 2 इंडिया। भारत फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा। भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि फीफा जो वर्ल्ड कप है अंडर 17 उसकी मेजबानी भारत को दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में फुटबॉल के आधारभूत ढांचे का विकास करने और इस खेल को गांव-गांव गली-गली तक पहुंचाने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए बताया कि भारत फीफा अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता की अगले वर्ष मेजबानी करेगा, अर्थात 2017 में इसकी मेजबानी करेगा। फीफा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में की गई। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है और इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। हमारा सवाल है 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिएगा हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा नंबर 3 अर्थात भारत। अब हम चलते हैं निधन पर कुछ खबरों में। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो का निधन। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मार्टिन क्रो का ऑकलैंड में कैंसर की वजह से निधन हो गया। वे 53 वर्ष के थे और लंबे समय से इम्यून सिस्टम में होने वाले लायम्फोमा नामक कैंसर से पीड़ित थे। इनका जन्म ऑकलैंड में हुआ था और क्रो न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार है। ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन का निधन। ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। 1971 में पहली बार नेटवर्क के जरिए
एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का तरीका खोज निकालने वाले रे डोमलसिन्स ही थे, जिन्होंने हमें एक नया प्रमुख ईमेल एड्रेस का चिन्ह प्रदान किया, जिसको हम लोग जानते ईमेल @b। तो @ जो है इसके जनक भी वही माने जाते हैं, और जो पहला मैसेज इन्होंने किया यानी कि खोज निकाला उसके जनक भी नहीं माना जाता है। हॉलीवुड अभिनेत्री और अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला नैन्सी रिगन का निधन। अमेरिका की 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगन की पत्नी नैन्सी रिगन का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नैन्सी रिगन जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन थी? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करें तो पूर्व अभिनेत्री थी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आता है अभिनेत्री, नंबर 2। नहीं रहे इंटेल के पूर्व सीईओ एंडी। कंप्यूटर की दुनिया की दिग्गज कंपनी इंटेल के पूर्व सीईओ एंडी ग्रो का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने ही इंटेल को शीर्ष चिप निर्माता कंपनी बनाया था। तो एंडी ग्रो का हाल ही में निधन हो गया। वे किस कंपनी के पूर्व सीईओ थे? तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा इंटेल, अर्थात वे इंटेल के सीईओ थे। डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री अंकेल जोगेनसन का निधन। डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री अंकेल जोर्जेनसन का निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। अगर हम लोग बात करें उन जोगेनसन्स की तो वर्ष 1972 से 1973 और फिर दोबारा 1975 से 1982 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। हमारा क्वेश्चन है अंकेल जोगेनसन्स का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था, या यूं कहें कि वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो हमारे सवाल का जवाब निकल करके आता है, करेक्ट आंसर होगा नंबर 2, अर्थात डेनमार्क के। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं कि वो कितनी बार प्रधानमंत्री रहे। तो 2 टाइम यानी कि उनका जो कार्यकाल था वो 2 वक्त का रहा है। प्रथम बार 1972 से 1973 तक रहे और दूसरी बार 1975 से 1982 तक रहे। हॉलैंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जोहान क्रूप का निधन। हॉलैंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जोहान क्रूप का बार्सिलोना में निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे और महानतम फुटबॉल के खिलाड़ियों में उनकी गिनती की जाती है। तो जॉन क्रूप का हाल ही में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा फुटबॉल से। उनका संबंध फुटबॉल से थे। अब हम चलते हैं पुस्तक। वर्तमान में कौन सी पुस्तक लॉन्च हुई है जो हमारे एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट है? द कल्चर हेरिटेज ऑफ ट्रांस हिमालयाज किन्नौर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री शहर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने द कल्चर हेरिटेज और ट्रांस हिमालयाज किन्नौर नामक पुस्तक का 9 मार्च 2016 को विमोचन किया। पुस्तक को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी PS नेगी लोक्टस ने लिखी है, अर्थात इसकी लेखक की बात करें तो PS नेगी लोक्टस है। इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा PS नेगी लोक्टस। शांतनु गुहा की पुस्तक रिलीज। जाने माने पत्रकार शांतनु गुहा की नई पुस्तक लॉन्च हो चुकी है और हम बात करें तो यह पुस्तक विशेष रूप से कैश एंड करप्शन नाम से लिखी गई है और यह पुस्तक सटोरियों, खिलाड़ियों व खेल प्रशासकों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का अध्ययन करती है। तो हमारा क्वेश्चन से फिक्स्ड केस एंड करप्शन इन क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा शांतनु गुहा। गाइस, अगर हम लोग बात करें तो स्पेशल मैं थैंक्स देना चाहूँगा अब आप लोगों को, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। हमारा ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी क्विज, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन पेपर्स के माध्यम से आप लोग घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी हाल ही में जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई हैं, मोस्ट एग्ज़ाम्स में हमारे द्वारा तैयार की गई करंट अफेयर्स में से, हमारे द्वारा किया गया ऑनलाइन पेपर्स में से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे स्टूडेंट्स को अपार सफलताएं मिली हैं। आप हमसे जुड़े रहिएगा, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अभी कुछ विद्यार्थियों ने हमें अच्छा फीडबैक भेजा जिन्हें सफलता भी हासिल हो रही है क्वेश्चंस से। उनको यहाँ हमारे ऑनलाइन से ऐप डाउनलोड करने के बाद उन्हें काफ़ी सहायता मिल रही है, तो उन्होंने भी हमारा शुक्रिया अदा किया है। उनको भी हम लोग स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं कि इसी तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी हमें फीडबैक देता रहे।
और सभी स्टूडेंट्स को आगामी एग्जाम्स के लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जल्दी हम लोग इसका हिंदी का वीडियो आप लोगों को मिल ही चुका है। इंग्लिश का वीडियो भी आप लोग इसका डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्हें हिंदी में समझ में नहीं आता वो इंग्लिश का वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वाईफाई स्टडी टीम आपके लिए बहुत अधिक मेहनत में लगी हुई है, कठिन मेहनत कर रही है। वो ये चाहती है कि हमारे जो भी ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, उनका फ्यूचर को लेकर के बहुत ही आश्वस्त हैं। वो उनके फ्यूचर को लेकर के ही हमेशा आश्वस्त रहते हैं। तो आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउनलोड कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, आप इसका फीडबैक दीजिएगा और कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आपको लगे तो आप हमें सजेस्ट भी दे सकते हैं और हमारे साथ लगातार इसमें जुड़े रहिएगा। आपका wifi-study.com में हमेशा स्वागत है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। हम जल्दी ही अतिरिक्त हमारी जो ऐप्स हैं उनके साथ आपसे मुलाकात करेंगे।